लाइव नाउ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब हैं, बहुत जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी बहुत अच्छी बढ़िया वाली चली हुई है। उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई में बहुत शानदार तरीके से मशगूल होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारा रिवीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। बताओ कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तब तक मैं ना आज को आपका टारगेट बता दें कि आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। कल हमने ऊष्मा वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। थर्मो मतलब आप कहो हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर को, शायद हमने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर एक टॉपिक को बहुत गहराई से, बहुत बढ़िया से हमने उसमें कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सारी बुक में ये जो चैप्टर है जिसको आज हम शुरू करेंगे, नाम है बेसिकली विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी बुक्स में इसको कहते हैं विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी में इसको विद्युत कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ही कहा जाता है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें ना हमें बहुत सारी तमाम चीजों को पढ़ना है। जैसे हमें चर्चा करनी होगी आवेश क्या होते हैं, और न केवल ना, देखो ज्यादातर विद्युत के मामले में ऐसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ऐसा होता है कि हमें चीजें दिखती नहीं है, नजर नहीं आती हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्तर पे, हम कहते हैं जी करंट फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है, तो हमें कभी वो नजर नहीं आती। हम कहते हैं वोल्टेज, लेकिन है कहां? कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ना वो चीजें नजर भी आनी शुरू हो जाएं, वो चीजें दिखनी भी शुरू हो जाएं, ताकि आप हर तरह के बनने वाले, घुमा फिरा के बनने वाले मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। जी भैया राहुल, वो खत्म हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक सीखते हो वो सीखते हो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। और जितने भी आगे टॉपिक बनेंगे ना, वो सभी विद्युत आवेश से ही रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड होंगे। क्यों से हम इसको दिखाते हैं? तो बहुत जरूरी है कि आप विद्युत आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत गहराई से समझें। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप सभी को समझना है। सुनो, क्या होता है विद्युत आवेश? मुझे बताओ किस किस ने बचपन में यह कारनामा किया है कि पेन को बालों से घिसा, उसके बाद उसे लेके गए धूल के पास या कागज के टुकड़ों के पास, तो ये इससे चिपक गए। एक बार ना खो जाओ पूरा तरह से टॉपिक में। जैसे आप मुझे देखते होंगे ना, मैं पढ़ाते समय बिल्कुल खो जाता हूं, और मेरा ध्यान तब ही जाता है जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और समय पूरा कम रहे, मतलब समय खत्म हो जाता है पूरा। तो इस तरह से अगर आप बस टॉपिक में खो जाएंगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा सुनो, मैं रिपीट करता हूं, किस किस ने यह किया है कि पेन को बालों में घिसा और उसे धूल के पास ले गए या कागज के टुकड़ों के पास ले गए, और धूल या कागज के टुकड़े इससे चिपक जाते थे। सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है, और इस क्यों के जवाब में ही विद्युत आवेश की परिभाषा या विद्युत आवेश की समझ छिपी हुई है। तो यह है वो पेन जिसको हमने अपने इन बालों से घिसा, और बालों से घिसने के बाद में हमने देखा कि जो यहां पर धूल पड़ी हुई थी, बहुत सारी धूल, उसमें से कुछ धूल जा जाके यहां चिपक जाती है। ऐसे ये धूल गई और यहां चिपक गई, कुछ कुछ धूल चिपक जाती है, सारी तो नहीं चिपकेगी। अब ऐसा क्या हुआ? चलो इससे पहले आप इस बात को समझिए, ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है थोड़ा सा, कि इस दुनिया की हर चीज ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से ही मिलकर बनी है। अगर आपने केमिस्ट्री गहरे में पढ़ी है तो आपने परमाणु पदार्थ वाले चैप्टर में यह सीखा होगा कि वस्तु के अंदर होते हैं परमाणु, और परमाणु के अंदर होता है नाभिक, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बनी है। अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो घबराइए नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। ये परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बहुत मजबूत बल से बंधे हुए होते हैं। ये केमिस्ट्री की बात है, ये यहां नहीं सीखनी है आपको, ना हमें ये लिखनी है, बस थोड़ी सी समझ लो। और इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होता है घूमने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करने के लिए मुक्त नहीं है, ये बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए बंधा हुआ है। और हर एक वस्तु में एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं।
प्रकृति ने एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हर एक वस्तु को दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बालों में घिसने से पहले यह पेन किसी धूल किसी कागज को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। अगर मैं इसके एक परमाणु को देखूं तो इसमें मुझे एक निश्चित मात्रा में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे और मजे की बात यह है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी बालों में घिसने से पहले। और मैं कहता हूं कि ये इस अवस्था में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये दोनों बराबर होते हैं तो वस्तु कहलाती है उदासीन यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि दोनों की संख्या बराबर है। ऐसा इसको घिसने से पहले की कहानी है। लेकिन जैसे ही मैं इसे बालों से घिसूंगा तो मेरे बालों का जो नाभिक है, भाई बालों में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मेरे बालों के नाभिक में से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन एकदम से कूद के इस पे चला आएगा। बालों के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जितना तुम घिसोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पेन पर आते हुए चले जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों? वाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं? भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर बैठे हैं घर के, इलेक्ट्रॉन ही घर के बाहर बैठा है। कुछ ऐसी स्थिति है जैसे पड़ोस में शादी है, मान लो तुम्हारी उनसे अनबन चल रही है तुम्हारी फैमिली की, लेकिन तुम्हारा मन है कि यार चलो छोड़ो ना यार, अनबन सब एक तरफ दावत सब एक तरफ, दावत में चले जाएं। तो तुम घर के बाहर बैठ गए कि जैसे पड़ोसी कहेगा अरे यहाँ क्यों बैठा यार, वहां काम वाम दिखवा, तो तुम तुरंत दौड़ पड़ोगे। जबकि घर वाले सब घर के अंदर हैं कि भैया जब तक हमें मनाने नहीं आएगा बुलाने नहीं आएगा ना हम नहीं जाएंगे यार, उसके यहाँ आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। लेकिन तुम्हारी जीभ चटोरी है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घर के बाहर बैठा रहता है। और ये तो बस समझाने की बात है कि घर के बाहर बैठा रहता है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कमजोर बल से बंधा हुआ होता है, ये मजबूत बल से बंधे होते हैं कमजोर, तो यही सबसे पहले आ जाता है। कुल मिलाकर अब इसके ऊपर, अच्छा देखो, इस पेन पर इन इलेक्ट्रॉनों के आने से पहले भी निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, लेकिन मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर पहले इस पर 100 प्रोटॉन थे पेन पर तो 100 ही इलेक्ट्रॉन थे, बट अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए फालतू, और अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 103 इलेक्ट्रॉन। प्रकृति को यह कभी मंजूर नहीं है कि असंतुलन बने। प्रकृति हमेशा संतुलित रखना चाहती है सभी चीजों को, वो बैलेंस रखना चाहती है। वो कभी नहीं ऐसा अलाउ करेगी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाए। इसलिए वो इस पेन से कहेगी कि पेन अपनी तरफ 3 ऐसी चीजें खींच ले जिनसे इन इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव खत्म हो जाए, इन 3 फालतू इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव खत्म हो जाए। तो ये इनको खींच लेगा, 3 प्लस को यहां से खींच लेगा। ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का, तो ये 3 प्लस को यहां से खींच लेगा 3 को। अब पहले तो ये समझ लो ये प्लस माइनस क्या है। देखिए यहां मैंने बताया था आपको पहले भी, फिजिक्स में प्लस माइनस ये नहीं बताता कि कौन कर्जे में है कौन धनी है। प्लस और माइनस का मतलब है कि दो चीजें विपरीत हैं बस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्ति के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए प्रोटॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कह देते हैं। तुम कहो तो प्रोटॉन को नेगेटिव क्यों नहीं कह दिया? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर साइंटिस्ट प्रोटॉन को, जिन्होंने इनको खोजा था, प्रोटॉन को नेगेटिव कहते तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ही कहा जाता, और आज आप ये सवाल कर रहे होते कि भैया इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ही क्यों कहते हैं। तो इसमें और कोई बात है ही नहीं, सिर्फ इतना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इनको एक को प्लस एक को माइनस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 प्रोटॉनों को खींच लेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, किसको बराबर करने के लिए? इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को बराबर करने के लिए। अब यह कहानी पूरी समझ आई। इस कहानी में आवेश क्या है? आवेश का मतलब क्या है समझो, शुद्ध हिंदी अगर देखो आप उसकी। हम कहते हैं किसी से जब कोई गुस्से में आता है ना, अरे यार रहने दे, ज्यादा आवेशित मत हो भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि गुस्से में ना आदमी कुछ भी तोड़ फोड़ कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। इंग्लिश में चार्ज का मतलब क्या है? जैसे बैटरी चार्ज हो गई, मतलब वो कुछ कर सकती है, अब आपके लिए बल्ब जला देगी, कुछ भी कर देगी। तो चार्ज या आवेश का मतलब होता है कि वो कुछ कर सकता है। अब तो जब इस पर फालतू इलेक्ट्रॉन आए थे तो ये धूल को या कागज को अपनी तरफ खींच सकता है, तो ये कुछ कर सकता है ना, खींच सकता है चीजों को, इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर आवेश आ गया, ये आवेशित हो गई। इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये इसके ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वस्तु आवेशित हो गई। अच्छा दूसरी चीज, ऐसा नहीं है
कि केवल इलेक्ट्रॉनों के आने से ही आवेशित होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। एक एक बात को समझते जाओ, मैं सारी चीजें लिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति है नेगेटिव, तो जिस भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो वस्तु ज्यादा नेगेटिव होगी। और ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिगड़ गई, अब उसको वो गाली ज्यादा सीख गई। नेगेटिव होने का सिर्फ ये मतलब है कि भाई उस पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति प्रोटॉनों की संख्या से बस ज्यादा है। तो अगर वस्तु पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो यह वस्तु कैसी हो गई थी? ऋण आवेशित। आवेशित भी हुई लेकिन कैसी? ऋण। चार्ज भी हुई लेकिन नेगेटिव। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि मेरे बालों से 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए थे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, उस पर प्रोटॉन ज्यादा हो गए थे। जब मान लो मेरे बालों में 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन बराबर थे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब कितने हो गए? 50 प्रोटॉन और 47 इलेक्ट्रॉन। तो अब वस्तु हम कहेंगे धन आवेशित ज्यादा है, क्योंकि 47 प्लस 3, तो 47 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर है और 3 प्रोटॉन फालतू हैं, तो वस्तु धन आवेशित हो गई जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। मालिक, सुनने में उल्टा लगेगा, जिसको छोड़कर इलेक्ट्रॉन जाए वो धनावेशित, जिस पर जाए वो ऋणावेशित। तो ऐसा लगता है ना जैसे तुम पैसे के टर्म में सोचते हो हर चीज को, कि कोई चीज आएगी तो प्लस, जाएगी तो माइनस। नहीं, इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित है, निगेटिव से हम उसको दिखाते हैं। निगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बदतमीज आदमी है, बदमाश आदमी है, नहीं, सिर्फ प्रोटॉन का अपोजिट है इसलिए निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पर आएंगे वो वस्तु निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जिससे जाएंगे वो वस्तु धनावेशित पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे बाल भी ना किसी नेगेटिव चीज को खींचने की कोशिश करेंगे ये भी कोशिश, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि चार्ज बराबर ना हो जाए, और ये कर लेते हैं चार्ज बराबर। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई कि आवेशित होने का मतलब है कि उस वस्तु पर एक निश्चित संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आ गए हैं, और जिस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं। अच्छा, प्रोटॉन कभी आ नहीं सकते, मतलब इलेक्ट्रॉनों के जाने को धनावेशित कहो और इलेक्ट्रॉनों के आने को ऋणावेशित कहो। बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, अब मैं एक एक करके लिखवा देता हूं। अरे भाई सुमित भाई, मैं इतनी अच्छी चीज को समझा रहा हूं, तुम दे दबा दब क्यों तो हीट को दिखाते हैं। भाई सिंबल, प्रतीक पूरी भौतिक विज्ञान में कुछ के लिए तो फिक्स हैं। जैसे प्रारंभिक वेग को आप स्मॉल यू से ही दिखाओगे, उसको आप एस से नहीं दिखा सकते हो। अंतिम वेग को वी से ही दिखाओगे, लेकिन बहुत सारे सिंबल, एक ही सिंबल 10 जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा कि बड़े क्यू का क्या मतलब है, नहीं, इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। वो कभी ये भी नहीं कहेगा छोटे यू का क्या मतलब है, कभी नहीं कहेगा। तो सिंबल्स के चक्कर में मत परेशान हो, है ना। काम की बातों को समझो, कोर बात को समझो। तो विद्युत आवेश का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को मैं ई से दिखा दूंगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों का आना या चले जाना, यानी कि कमिंग और गोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगली चीज, इलेक्ट्रॉनों का आना। अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो वस्तु ऋण आवेशित हुई है, यानी कि नेगेटिव चार्ज हुई है। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वस्तु धन आवेशित हुई है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हुई है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों का आना हो गया ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉनों का जाना हो गया धन आवेशित, और आने या जाने से ही वस्तु आवेशित होती है, यानी कि चार्ज हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे देखो दोस्त, सवाल आता है कि अगर दो माइनस के चार्ज आपस में मिल जाएं, इसको ऐसे समझो, आपकी वाली भाषा में समझो। जैसे मान लो आप एक बस में जा रहे हो और आप फोन चला रहे हो, एक आवाज आई, भैया यार हमें बिठा लो, मोटी सी आवाज है मेरे जैसी।
तो तुम बगैर ऊपर देखे कहोगे ना जाओ यहां से, यहां जगह ना है। अब भी नीचे देख रहे हो, फिर एक आवाज आई, आप हमें सीट दे दो ना थोड़ी सी। तुम कहोगे, एकदम से आंखें खुल जाएंगी, हाँ बैठिए ना। वो कहेंगे पर यहां तो ना थोड़ी सी जगह है। तुम कहोगे हम उठ जाते हैं, आइए आप बैठिए। यानी कि अब तुम अपने आप को कुछ भी कह लो, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी कह लो। मतलब जेंडर में देखो, मेल और फीमेल दो अपोजिट चीजें हैं। मान लो अगर तुम अपने आप को नेगेटिव कहते हो, मेल को अगर आप नेगेटिव कहते हो, नेगेटिव का मतलब ऐसा मत समझना कोई बदतमीज आदमी, मतलब अपोजिटनेस को बस दिखा रहे हैं। मेल का मतलब नेगेटिव है तो फीमेल पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। आप अगर नेगेटिव हैं, एक और नेगेटिव आ जाए तो आप उसमें दूर भगा देते हैं, उनसे रिपेल कर देते हैं आपके वाली भाषा में। तो अगर दो समान आवेश हैं, समान आवेश का मतलब अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज में कौन हो सकता है, प्लस के साथ प्लस हो सकता है या माइनस के साथ माइनस। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को भगाएंगे दूर, रिपेल करेंगे। और रिपेल को कहते हैं हम प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर भगाना। अगर आप विपरीत आवेश हैं, यानी कि समान का मतलब सेम होगा ना, अपोजिट को यहां लिख लेते हैं, सेम चार्ज। अगर आप ऑपोजिट चार्ज हैं, जैसे प्लस के साथ माइनस, तो आप क्या करेंगे, आकर्षण, अट्रैक्शन। और पता है ये बात किसने बताई, तो ये बात बताने वाले साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात बताने वाले वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब कहते हैं कि भैया जो सेम चार्ज है ना, ये रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूमेरिकल भी करा दो अजय भाई। चैप्टर का पहला कंसेप्ट शुरू हुआ है, बस 20 मिनट पढ़ते हुए हैं, तो चैप्टर इसको टॉपिक को छोड़ के न्यूमेरिकल करा दूं एक बार। भाई पहले पूरा टॉपिक तो खत्म होने दो। मुझे ये समस्या कभी समझ नहीं आती है, तुम्हें भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है मुझ पे आज तक कि हाँ यार जो चीजें होगी ये करा देगा। भाई पहले टॉपिक तो खत्म होने दे मेरे दोस्त, तभी तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। या बीच में अभी एक क्यू बराबर एन का न्यूमेरिकल दे दूं, भयंकर सा कुछ आता जाता अभी है नहीं, तो मैं इस टॉपिक में खुद ही कंफ्यूज हो गए। तो भरोसा करो, बस आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जो ये मास्टर समझा रहा है वो हमें समझ में आ रही है, बस बात खत्म कहानी। सब चीज करा दी जाएगी यार, एक भरोसा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। चलो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है। अब सुनिए, सवाल आता है कि आवेश जो है उसका मात्रक क्या है। जैसे ये तो चलो हमने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो जैसे हम कह दें कि मान लो एक सेब है, मान लो एक सेब है, एक सेब मान लो 1 किलो का है, एक पेटी में 4 सेब आ गए, तो पेटी में कितना वजन हो गया, 4 किलो। तो ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो हम उस मात्रा को क्या कहेंगे, उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे। तो जैसे आप कह रहे हो ना 4 किलो, ऐसे ही आवेश के आने पे, अब देखो आवेश का आना मतलब आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, ऐसे समझो। तो जैसे सेब के आने से वो 4 किलो कह रहे हैं हम उसको, ऐसे ही आवेशों के आने से उसको कहते हैं हम कुलाम। तो आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम लिखोगे। आवेश का मात्रक है आवेश का मात्रक है कुलाम। ठीक, यानी कि जो यूनिट है चार्ज की वो है कुलाम। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, जैसे हमने कहा एक सेब 1 किलो का भी हो सकता है, कोई सेब 500 ग्राम आधा किलो का भी हो सकता है, कोई तरबूज 2 किलो का भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने कुलाम का होता है, आइए
याद रखेंगे आप कि एक इलेक्ट्रॉन के आने पर, अगले पॉइंट पेज पे लिखता हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन आने पर अगर किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो उस वस्तु पर माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश वो लेकर आएगा। 10 की घात माइनस 19, पता है क्या है ये? देखो माइनस तो ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया है। अब इस वैल्यू को समझो, ये क्या है? ये है 1.6 बटे 10 की घात प्लस 19, यानी 1.6 एक के आगे 19 जीरो। ठीक है, 1 2 3 19 जीरो। 19 जीरो को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिलेंगी 0.000, कितनी जीरो? ऐसे 18 जीरो और 16, तो ऐसे 18 जीरो फिर 16, क्योंकि एक अंक यहां से मिल जाएगा 18 जीरो। तुम इस बात को छोड़ो कि एक अंक वो अंक, तुम इतना समझो कि कितनी छोटी सी वैल्यू है ये। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना सा आवेश है यार, बताओ कितना सा आवेश है? 0.00018, इसके आगे 18 जीरो, बहुत ना के बराबर है यार। एक इलेक्ट्रॉन पर ना के बराबर आवेश होता है, लेकिन जब तुम ऐसे घिसते हो ना तो हजारों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 3-4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, हजारों इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे बालों के पास अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कभी अचंभित नहीं होते हो इस बात से कि अरबों इलेक्ट्रॉन बालों के पास कैसे आ पाते होंगे यार? कितनी छोटी सी चीज है, दिखती नहीं है आपको आंखों से। प्रकृति ने क्या करिश्मा बनाया है यार, क्या कारनामा बनाया है, इतनी छोटी सी चीज। और मजे की बात पता है क्या है? आप पढ़ोगे कभी, जब थोड़ी सी फिजिक्स ऊपर लेवल की पढ़ोगे, कि जो नियम इतनी सी छोटी चीजों के लिए लगाती है ना प्रकृति, वही नियम उतने बड़े सोलर सिस्टम के लिए लगाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका सोलर सिस्टम दोनों सेम सिद्धांतों पे चलता है, सेम, बिल्कुल सेम। क्या गजब की चीज है यार प्रकृति। यानी पता है इससे क्या तात्पर्य है? कि प्रकृति का मतलब मैं समझता हूं विज्ञान की भाषा में, आप अपने धर्म में जिनको भी अपना ईश्वर मानते हैं, तो प्रकृति, विज्ञान उसको बस प्रकृति कहता है, बात सब एक ही है। ये जो कहते हैं ना कि विज्ञान भगवान को नहीं मानता है, तो एक बहुत 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 गहरी बात मैं आपको बताऊं, शायद आपका भी ऐसा कोई सवाल होगा कि सर भगवान है या नहीं है। मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं कह ही देता हूं। देखो, भगवान को मानने और ना मानने में इतना होना चाहिए कि अगर कोई भगवान को मानता है तो बस वो ये कहे कि हाँ मानता हूं, ये ना कहे कि जानता हूं। मतलब अगर कोई ये कह रहा है ना कि भगवान होता है, तो वो खुद मान ले कि ठीक है होता है, बट ये ना कहे कि होता ही है। यानी भगवान अगर होते हैं तो वो ये कहे कि मैं मानता हूं, जानता नहीं हूं। और अगर कोई ये कह रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, तो वो बस वो अपने लिए मान ले कि भगवान नहीं होते हैं, ये नहीं कह सकता कि भगवान होते ही नहीं है। ये ऐसी चीज है, यानी वो ऐसा ना कहे कि मुझे बहुत जानकारी है, मैं ठोस तरीके से कह सकता हूं कि भगवान नहीं है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं, भगवान को मानता हूं, तो वो ये कहे ठीक है मैं मानता हूं, जानता नहीं हूं। और अगर कोई कहता है भगवान नहीं है, तो फिर वो बस यहीं तक सीमित रह जाए, ये ना कहे कि है ही नहीं। मतलब वो ये कह दे कि, सॉरी मैं इस बात को अलग तरीके से कह गया, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई कहता है मैं भगवान को मानता हूं, तो बस वो कहे कि ठीक है मैं मानता हूं, ये ना कहे कि मैं जानता हूं। अगर कोई कहता है मैं भगवान को मानता नहीं हूं, तो बस वो यही कहे मानता नहीं हूं, ये ना कहे कि भगवान है नहीं। तो दोनों ही बातों में केवल वो अपने तक सीमित रहे, बस ये बात है इसमें। तो चलिए, खैर थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा नेचर का टच दिया, प्रकृति का टच दिया, कि प्रकृति की नजरों में सब बराबर है। ये धर्म, जाति पाति हम इंसानों ने यहां आके बांट दी है। माफी चाहूंगा, कोई इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी मत करना, मैं बहुत अलग हूं इन सब चीजों से, थोड़ा सा जाति पाति आदि सब चीजों से। तो इंसानों ने खुद यहां आके बांट दी है। मतलब आप जब पढ़ाई लिखाई का यही एक फायदा है, जब आप अच्छा पढ़ते हो ना दोस्त, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती हैं, अरे यार ये तो हम ही यहां आके छोटा बड़ा ऊंचा नीचा करते हैं प्रकृति के मायनों में। और प्रकृति का मतलब वो चीज जो आपको बना रही है, उसके मायनों में सब बराबर है। चलो, एक इलेक्ट्रॉन के आने पे इतना कूलम का आवेश होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन चले जाने पर, अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, देख भाई आवेश तो तब भी इतना ही होगा। बहुत सारे साथी पता है क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आने पे माइनस तो जाने पे प्लस, ना यहां प्लस मत करना, वो प्लस होता है यहां,
तो इलेक्ट्रॉन के जाने पे इतना आवेश होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। बोलो क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन के आने पर इतना आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन के जाने पर इतना आवेश होता है। तो ये हो गई किसके बारे में बात? चार्ज से रिलेटेड बात, आवेश से रिलेटेड बात। जरा बताइए, थोड़ा फील हो गया? अब सुनो, जैसे मान लीजिए एक सवाल आया, एक क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन आने से उस वस्तु पर कितना आवेश बढ़ा। भाई आवेशित तो वो वस्तु पहले से भी थी, बस 10 इलेक्ट्रॉन आने से 10 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना आवेश लाए, बस ये बताना है आपको। यानी 10 इलेक्ट्रॉन आने से उन वस्तु पे कितना चार्ज बढ़ा। आओ देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक पेटी है, मेरे पास 10 सेब हैं, हर एक सेब 1 किलो का है। अगर सारे सेब इस पेटी में आ जाएं तो इस पेटी के पास कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 10 किलोग्राम। कैसे पता लगाया आपने? 10 सेब हैं, हर एक 1 किलोग्राम का है, तो 10 किलोग्राम हो गए। ऐसे ही बहुत सिंपल सा सूत्र नहीं बन जाएगा कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो -1.6 गुणा 10 की घात -19 लाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कितना लेके आएंगे? 10 की गुणा कर दो, तो -10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो 10 में 1.6 की गुणा करोगे 16 हो जाएगा। 16 गुणा 10 की घात -19 कूलाम किस में हो गया? ये माइनस में। ऑप्शन में हो सकता है आपको दोस्त माइनस मिले भी या नहीं भी मिले, है ना? अगर हो सके तो आप माइनस जो है इसमें रखो भी या मत भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऑप्शन में मिल भी सकता है, नहीं भी, ना भी मिले तो घबराना मत। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ऑप्शन ऐसे मिले आपको, ऑप्शन जैसे ये मिले कि 16 गुणा 10 की घात -19 या 32 गुणा 10 की घात -19, 64 गुणा 10 की घात -19, 56 गुणा 10 की घात -19। तो ये मत कहना जी माइनस तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, करो फटाफट थम्स अप। हाँ जी, क्लियर है? मोंटी भाई, आप कहाँ की बात कर रहे हो? मतलब आप YouTube की बात कर रहे हैं या मेरी बात कर रहे हैं? थोड़ा प्लीज मुझे अच्छे से समझाओ। 10 निगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनों का आना है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का आना है, और इलेक्ट्रॉनों का आना मतलब माइनस है, इलेक्ट्रॉन खुद में माइनस है ना, इसलिए हम लेते हैं। तो देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये जो आवेश है उसको मैं E से दिखाऊं और ये जो संख्या होती है उसको मैं n से दिखाऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कुल आवेश जो होगा, अगर मैं टोटल चार्ज को Q से दिखाऊं, तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये बात हो जाएगी। क्या मैं इस बात को एक छोटे से सूत्र में लिख सकता हूं? कैसे? Q बराबर n गुणा E, Q बराबर n गुणा E। मतलब पता है ये कैसे है? इसको बहुत ज्यादा हैवी मत लो, इसलिए मैंने सूत्र बताने के बजाय प्रैक्टिकली समझाया। इस बात से फिर मैंने सूत्र बनाया। तो ये सिंपल सी बात है कि भैया अगर 10 सेब हैं, n को मैंने कह दिया 10, हर एक सेब 1 किलो का है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा जी? 10 किलो। तो ये कुल, अब वजन की जगह इसको कहो कुल आवेश, ये है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। बस n क्या है? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और मेरे भाई ये फिक्स होता है, इसको याद रखना, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये फिक्स बात है, ठीक। और Q क्या है मेरे दोस्त? Q है कुल आवेश, यानी कि टोटल चार्ज,
कि कुल आवेश कितना है। आज तक फॉर्मूले से रट्टा मारा था, आज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है ना। हाँ हरनाम भाई, देखो मैं बताता हूं कैसे वो कैलकुलेशन हुई है, हालांकि वो मैथ की चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अगर आप 10 की गुणा करोगे इसमें, तो होता क्या है, मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है, आपका हो सकता है कुछ भी हो। पॉइंट हटाना है तो उसके नीचे बटे में ना पॉइंट की जगह लिखो 1, जितने आगे अंक हैं उतने लगा दो 0, एक अंक है 1 0 लगा दी, पॉइंट हट गया। अब ये 16 बन गया पूरा, 10 से 10 कट गया और ये कितना बचा 16, तो 16 गुणा 10 की घात -19, ऐसे पॉइंट को हटा सकते हो। रमाकांत भाई वो मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा दिया है ना, आप निश्चिंत रहो, गति के नियम में मैंने पढ़ा दिया है। अब सुनिए अगली चीज समझिए, आवेश के गुण पूछे हैं। अंकित उसकी वजह से परेशान मत हो कि माइनस कब लगाना है नहीं लगाना है। देखो यार ऑप्शन में, अगर मेरी बात को समझो, अगर ऑप्शन वो ऐसे दे कि एक तो दे दे, मान लो आपको ऐसे 16 गुणा 10 की घात -19, एक दे दे -16 गुणा 10 की घात -19, अब बताओ कौन सा चुनोगे। तो अब तुम डेफिनेटली ये चुनोगे। बट अगर माइनस दे ही ना, यहां माइनस ना दे, लेकिन ऑप्शन 16 बस एक में ही है, तो फिर ये चुनोगे। तो ऑप्शन का चुनाव निर्भर करता है बाकी ऑप्शंस के साथ कि ऑप्शन कैसे दिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट है माइनस, बट अगर नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। गुड़िया क्या दिक्कत हुई पारुल, 6 कैसे आया, 6 कैसे आया, ये तो 1.6 होता ही है ना, 1.6, तो उसी का तो 6 बचा हुआ है, ये फिक्स है। ये तो मैंने बता दिया भैया, ये सेब 1 किलो का है। तुम कहोगे क्यों 1 किलो का है, अरे उसके अंदर चीज भरी हुई 1 किलो है इसलिए 1 किलो का है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता ही है, ये संख्या फिक्स है, इसको रट दो माइनस में, राइट। तो वहां से 6 आया। आगे देखो, यहां तक मुझे समझ आ गया। अब सुनो आवेश के गुण, अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगले पेज पे ले लूं, थोड़ा सा अगले पेज पे रख लेते हैं, ये लो। आवेश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो आवेश के गुण क्या हैं। पहला गुण है योज्यता, एडिटिविटी। समझो योज्यता क्या होती है, एडिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अच्छा अब सुनो, कूलाम क्या है। कूलाम है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। सुनना, जैसे सुनो, जैसे मान लो ये सेब है, एक सेब 1 किलो का, मान लो तुमने इसमें 10 सेब डाल दिए तो 10 किलो। तो यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलाम, 1 कूलाम। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो, सॉरी गलती बोल गया मैं, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 16 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। मतलब जब भी मैं कूलाम बोलूंगा तो आप समझ जाना कि ये आदमी इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है। जब भी मैं किलोग्राम बोलूंगा, सेब की बात कर रहा हूं इस केस में, तो जब भी मैं कूलाम बोलूं तो कूलाम का मतलब क्या है, जब भी मैं कहूं कुछ कूलाम, 10 कूलाम, 15 कूलाम, तो वो इलेक्ट्रॉनों की बात है। अगर माइनस में मैं कह रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्लस में कह रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन उतने कम है, बस प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा तुम इस बात को सोचो ही मत ना, तुम सोचो जब भी आदमी कूलाम कहे तो मतलब इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, जो कूलाम है ना, कूलाम का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कूलाम को आप सिंपली, जैसे जो नंबर है ना, संख्या जो है, आप उसकी तरह जोड़ सकते हो, सिंपल संख्या की तरह जोड़ सकते हो। जैसे अगर मान लो इस पेटी में 4 सेब थे तो 4 किलो, एक और आके गिर गया तो डायरेक्टली 1 किलो जोड़ दोगे ना आप इसमें, 4 और 1 5 किलो हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु पर मान लो कुछ कूलाम का आवेश था, मान लो 5 कूलाम का आवेश था, 2 कूलाम और आ गया, तो हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। सीधे सीधे जोड़ने को ही हम कहते हैं एडिटिविटी यानी कि योज्यता। अब तुम कहोगे यार ये कौन सी नई बात है, ऐसे तो दुनिया की सब चीजें जुड़ सकती हैं। ना लाला ना, सुनो, जैसे फोर्स है, बल है,
देख भाई, अगर तुम मान लो इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ठीक है, किसी ने इधर से आके 2 न्यूटन का बल लगा दिया, तो क्या तुम कह सकते हो कि इस वस्तु पर 5 + 2 7 न्यूटन का बल लग रहा है? ना। अगर 2 न्यूटन इधर ही लगता तो तुम कहते कि 5 और 2 7 न्यूटन का बल लग रहा है। अब तो कोई 5 से इधर खींच रहा है, 2 से इधर खींच रहा है, तो ओवरऑल वस्तु 3 से इधर जाएगी, तो ये घट गया, जुड़ा नहीं, घट गया। तो आप हर चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, केवल ऐसे आप मौलिक अदिश राशियों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशियों में दिशा का रोल होता है। आया फील कुछ, कैसे सदिश राशियों में दिशा चलती है। तो सदिश राशियों को आप कभी भी डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, अदिश राशियों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। और आवेश एक अदिश राशि है। माफी चाहूंगा, पीछे में लिखना भूल गया, इस बात को भी ऐड कर लो, यही ऐड कर लो कि आवेश एक कैसी राशि है? आवेश एक भैया एक अदिश राशि है, यानी कि जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो योज्यता का मतलब है कि भैया इसे गणित के साधारण नियम द्वारा जोड़ा जा सकता है, साधारण नियम द्वारा जोड़ा जा सकता है। मेरे मित्र, साथी, सखा, बंधु तुमसे यह बात पूछेगा ही नहीं, तुमसे सिर्फ ऑप्शन में यह देगा कि बता भैया आवेश का कौन सा गुण है, तो तुम कहोगे जी योज्यता यानी एडिटिविटी आवेश का गुण है। ठीक, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दो भैया, एग्जाम्पल दो। 5 कूलाम में 2 कूलाम जोड़ोगे, 1 कूलाम घटाओगे, 4 कूलाम जोड़ोगे, तो 5 और 2 7, 7 में से 1 गए 6, 6 और 4 10, टोटल 10 कूलाम बनेगा। यह मतलब है बस इस बात का। ठीक है सर जी, हेनरी किसकी इकाई है? सर जी, न्यूटन किसकी इकाई है? सर जी, जूल किसकी इकाई है? सर जी, सोनपरी किसकी इकाई है? सर जी, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां पे कितनी अप्सराएं मिलेंगी सर जी मुझे देखने के लिए? सर जी, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो क्या वहां मुझे मेरा स्वागत काजू से होगा या मूंगफली से होगा? तुम सब बात एक ही चैप्टर में पूछ लो, हेनरी, पेनरी, अप्सरा, काजू, किसमिस, सब 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 यही पूछ लो, यही। मेरे भाई, हेनरी का जब बात आएगी मैं हेनरी बता दूंगा, जब हेनरी को कुछ पढ़ेंगे तब हेनरी का बता देंगे, या सारी इकाइयों में एक साथ यही पढ़ा दूं, है भाई? हेनरी इससे तो संबंधित है नहीं, इतना पता है? नहीं पता, नहीं पता तो पूछ कह रहे हो भाई? तुम्हारा ध्यान मैंने जब 10 बार तुम्हें कह दिया मालिक, केवल इतना पूछने पे रखो कि जी ये मास्टर ने बात समझाई है, ये मेरी समझ में आ गई, तो इतना भरोसा रखो कि अरे हेनरी छोड़ेगा नहीं मास्टर, जब जिस पाठ में जिस टॉपिक में हेनरी आएगी बता देगा। या ऐसा संभव है कि मैं ये लिख रहा हूं, जैसे ये लिख रहा हूं -1 हेनरी, फिर हेनरी का टॉपिक शुरू कर दूं, ये बीच में छोड़ दूं? तुम सोचो प्रैक्टिकली ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप मेरी उस टॉपिक पे फोकस करो, उस लाइन पे फोकस करो जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर वो समझ में आ गई तो खुश होकर थम्स अप करके, मन में कोई सवाल आ भी रहा है ना आगे का, या तुम्हें नहीं पता कि वो इस टॉपिक का है, आगे का है, तो बस इतना सोच के छोड़ दो यार, इस आदमी पे भरोसा है, इस टॉपिक का होगा तो करा देगा, और नहीं कराया तो वो इस टॉपिक की बात है ही नहीं। ये लो, नीरज भाई है, केवीएल, केसीएल क्या है, सब केवीएल, केसीएल, टीपीएल, टीडीटी, यूटीपी, एनटीटी, टीटीटी, सब यही बता दूं, सब एक ही क्लास में सब चल जाना चाहिए। अरे भैया, केवीएल केसीएल की बात जब आएगी मैं बता दूंगा लाला, अब यहां नहीं है कोई जरूरत उसकी। चलो भरोसा तो रखो यार, पूरी फिजिक्स जब पढ़ लो कुछ छूट जाए तो मैं एड्रेस दे दूंगा, मुझे गिलमान पकड़ते हुए ले आना, ए मास्टर तुमने ये छुड़वा दिया, कुछ नहीं छूटेगा यार। चलो, तो गणित के साधारण नियम के द्वारा जोड़ा जा सकता है, पहला नियम है योज्यता का। दूसरा नियम है संरक्षण का, आवेश का नियम नहीं, सॉरी, गुण। दूसरा गुण है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब क्या है कि आवेश जो है ना वो संरक्षित होता है। हेलो, अब लो स्नेहा दीदी सर डायग्राम से बताइए। दीदी, इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं किसी ने देखा ही नहीं है, उसका चित्र, उसका फोटो मैं कैसे बनाऊं? ये लो, ये है इलेक्ट्रॉन, ये लो, ये है माइनस का इलेक्ट्रॉन ये लो दीदी, ये है प्लस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आकर्षण हो गया, ऐसे बढ़ाऊं भैया? इलेक्ट्रॉन दीदी किसी ने नहीं देखा, वैज्ञानिकों ने नहीं देखा, मैं उसका चित्र कहां से बनाऊं?
तो संरक्षण का मतलब क्या होता है कि संरक्षण का मतलब है कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती है, ना ही वो बन सकती है ना ही वो नष्ट हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई चीज संरक्षित है, तो आपका सवाल होगा कि भैया एक बात बताओ यार, तुम तो कह रहे हो कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए इस पर, तो इस पर तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जी हां, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसीलिए तो उसने 3 प्रोटॉन पूरे कर लिए थे, और जब यहां 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हुए थे तो इसने 3 प्लस के अपनी तरफ खींच लिए थे। यानी कि अगर माइनस कहीं ज्यादा होगा तो उतना ही वो प्लस को खींच लेगा, फिर जीरो हो जाएगा, और अगर प्लस कहीं ज्यादा होगा तो उतना ही वो माइनस को खींच लेगा, फिर जीरो हो जाएगा। यानी ये ऐसा है जैसे मान लो किसी आदमी के पास प्रकृति ने 50 रुपए देके भेजे, प्रकृति ने उसको कहा भाई तेरे पास जिंदगी भर 50 ही रुपए रहेंगे, गलती से उसके पास 3 आ गए तो उसने दूसरी जेब से मान लो 3 रुपए निकाल के फेंक दिए ऐसे। और अगर मान लो किसी के पास 3 रुपए कम हो गए, गलती से मान लो 50 थे, 3 रुपए गलती से गिर गए, तो वो कहीं से लेके 3 रुपए अपनी जेब में डाल लेगा। मतलब वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू ही रहना चाहिए, इसको बोलते हैं संरक्षण। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि आवेश को ना पैदा किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश ना पैदा हो सकता ना नष्ट, केवल स्थानांतरित हो सकता है। ठीक, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, can be only transferred। कि भैया ये जो है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बस ट्रांसफर हो सकता है और नहीं हो सकता, राइट। आगे देखिए, तीसरा एक गुण है, अगले पेज पे मैं ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं हुआ हो तो फटाफट नोट कर लो 1 सेकंड में, फिर आगे चले। चलो, तीसरा देखो एक गुण है, और ये है क्वांटमी या क्वांटीकरण, ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्वांटीकृत यानी क्वांटाइज्ड। जैसे देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। क्वांटाइज का मतलब यह है, जैसे मान लो इस टोकरी में हम सेब भर रहे हैं, एक ऐसी शर्त ले लो कि सेब जो है ना उसका पूरे का ही कोई अस्तित्व है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आप सेब को काट के भी खा लेते हो, बट मान के चल लो कि अगर सेब कट गया तो मतलब वो कुछ है ही नहीं, या सेब कभी कट नहीं सकता, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो। तो अगर मान लो कोई आदमी इसमें 1 सेब डाल देता है तो इसमें 1 किलो वजन आ गया। फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम आधा सेब डाल दें, कटा हुआ सेब डाल दें, नहीं, हम पूरा ही सेब डालेंगे। तो दूसरा सेब डालोगे तो सीधा 2 किलो वजन हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा संभव होता तो 1 के बाद सीधा 2 आता, 1 के बाद कभी भी 1.2, 1.5, 1.7 ये नहीं आते, सीधा सीधा 2 आता। और जब कोई चीज मान लो मल्टीपल में होती है, मतलब ऐसे ही कि 1 के बाद 1 और आ जाएगा, 1 और आएगा, 1 और आएगा, या ऐसे समझो, चलो ऐसे ही समझ लो, तो मतलब वो जो है ना 1 के पहाड़े के हिसाब से आएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, वो कभी भी इनके बीच में नहीं होगा। तो मतलब हम हर एक संख्या को 1 में तोड़ सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं क्वांटमीकरण, यानी कि वो 1 का गुणज है। आप मैथ में ऐसे ही तो पढ़ते हो, गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का गुणज कौन होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो वो सब 5 के गुणज हैं, वो 5 के क्वांटम में है, यानी उसको हम 5 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटमीकृत क्या है, क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है मेरे भाई कि अब इलेक्ट्रॉनों का क्या मतलब है क्वांटाइज से। देख मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु में आएंगे ना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गिरा, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया तो कितना आवेश लेकर आया होगा वो, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें 2 की गुणा कर दो,
16 दूनी 32, घात में गुणा कभी नहीं होती है। 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 16 × 48, 48 इलेक्ट्रॉन आए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू 2.8 भी पॉसिबल होगी, नहीं, ये मतलब 1.6 के पहाड़े के हिसाब से होगी। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3। इसी चीज को बस हम क्वांटमीकृत कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं, कि ये सब 1.6 के मल्टीपल में ही आएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि भाई आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड है, आवेश क्वांटमीकृत है। ठीक है, ये तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे तो सिर्फ इतनी सी बात पूछेगा ये। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इस पूरे टॉपिक से कि मान लो निम्न में से कौन सा आवेश का गुण है, यानी कि विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए एडिटिविटी, यानी कि योज्यता, और क्वांटाइजेशन, क्वांटीकृत। सी संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन। डी है ए बी एंड सी ऑल। तो तुम कहोगे यार सारे के सारे ही इसके गुण हैं। टक, क्लियर। संरक्षण की परिभाषा में आवेश को न पैदा किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। खत्म। बताओ इसमें क्या समस्या है? तो भैया ये है पूरी आज की कहानी चार्ज के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जैसे एक घर बनते समय नींव होती है ना, वैसे ही विद्युत चैप्टर की नींव है आवेश। आवेश से ही अब सारी अगली परिभाषाएं चलेंगी। और अब आपको ना फील होना चाहिए कि आवेश का मतलब क्या है। जब भी मैं बोलूं तो आवेश का मतलब कि यार वहां पे ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या चले गए हैं, दैट्स इट। ठीक जी, चलिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करिएगा और बेहतर आपको समझ आ जाएगा। वेरी गुड। चलो, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल और परसों आप अच्छे से रिवीजन करो। थोड़ा सा आपको समय दिया जाता है जिससे कि आप बेहतर हर चीज को फिंगर टिप्स पे याद करके आ जाएं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका एग्जाम बहुत नजदीक है या कुछ है, तो अच्छे से आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करो सारी चीजों को। फिर हम लोग मिल रहे होंगे परसों। तब तक के लिए आप सभी को, मतलब परसों का मतलब मंडे मिलेंगे हम लोग। अच्छे से रिवाइज करो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।